गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर भरत सिंह मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट्स के अंतर्गत जो प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ओल्ड क्लासिकल मेथड्स, उन्हीं में जो रिमेनिंग मेथड्स हैं ओल्ड, उसमें आज जो सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारा फ्रैक्शनल प्रेसिपिटेशन, जिसे प्रभाजी अवक्षेपण के नाम से भी जानते हैं। प्रभाजी अवक्षेपण में क्या होता है? यदि हम लेंथेनाइड लवणों के विलयन में किसी अवक्षेपक की सीमित मात्रा डालें तो वही लेंथेनाइड अवक्षेपित होंगे जिनकी विलेयता गुणनफल के मान न्यूनतम होंगे। लेंथेनाइडों की क्षारकता का मान लेंथेनम से ल्यूटीशियम तक घटता जाता है। जैसा कि आप जानते हैं, यदि लेंथेनाइड लवणों के विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन डालें तो सबसे दुर्बल क्षार ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड होगा। LuOH का उल्ट्राइज सबसे पहले अवक्षेपित होगा और सबसे प्रबल क्षार LaOH का होल थ्राइस सबसे बाद में अवक्षेपित होगा। ध्यान रखें, जो सबसे दुर्बल क्षार है वो सबसे पहले अवक्षेपित होगा और सबसे प्रबल क्षार है वो सबसे बाद में अवक्षेपित होगा। बीच के हाइड्रोक्साइड क्षारकता के बढ़ते क्रम में अवक्षेपित होते जाएंगे। प्रभाजी क्रिस्टलन की भांति प्रभाजी अवक्षेपण के लिए इस विधि में भी प्रक्रिया को कई बार रिपीट करना पड़ता है। तो ये आपकी प्रभाजी अवक्षेपण मेथड है। इसी क्रम में हम नेक्स्ट जो हमारा ओल्ड मेथड में है वो है फ्रैक्शनल थर्मल डिकम्पोजिशन, जिसे प्रभाजी ऊष्मीय विघटन के नाम से भी जानते हैं। इस विधि में क्या होता है कि लेंथेनाइडों के ऑक्सी लवण जैसे आपके नाइट्रेट हुआ, सल्फेट हुआ आदि गर्म करने पर विघटित होकर क्या बना लेते हैं? ऑक्साइड बना लेते हैं। और प्रत्येक लेंथेनाइड के लिए वह ताप भिन्न होता है जिस पर उसका ऑक्सीकरण लवण विघटित हो रहा है। यह ताप लेंथेनम से ल्यूटीशियम तक घटता जाता है। जब लेंथेनाइड नाइट्रेटों के मिश्रण को गर्म करके गलित या जिसे हम कहें फ्यूज किया जाता है और फिर उसे जल के साथ सोखा जाता है तो स्ट्रियम समूह के लेंथेनाइड कम क्षारीय होने के कारण सांद्र होते जाते हैं और इस प्रकार उन्हें अधिक क्षारीय लेंथेनाइड से पृथक किया जाता है। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराने से सारे लेंथेनाइड पृथक हो जाते हैं। तो ये फ्रैक्शनल थर्मल डिकम्पोजिशन में होता है। नेक्स्ट है हमारा बैलेंसी चेंज, जिसे संयोजकता परिवर्तन भी कहते हैं। +3 ऑक्सीकरण अवस्था में तो सभी लेंथेनाइडों की स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था है, लेकिन कुछ लेंथेनाइडों की +2 उदाहरण के तौर पर EU, +4 उदाहरण के तौर पर सीरियम ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी स्थायी हैं। स्वाभाविक है कि डिफरेंट या जिसे कहें भिन्न ऑक्सीकरण अवस्था में आयन के गुण भी भिन्न हो जाएंगे, जिससे उनका पृथक्करण आसान हो जाएगा। लेंथेनाइड मिश्रण को यदि क्षारीय परमैंगनेट अथवा ब्रोमेट विलयन के साथ ऑक्सीकृत करवाया जाए तो सीरियम +4 ऑक्सीकरण अवस्था में आ जाएगा। सीरियम +4 पर सीरियम 3+ की तुलना में अधिक आवेश है, अतः इसका आकार छोटा और इसके गुण कम क्षारीय हो जाएंगे। फलस्वरूप क्या होगा कि COH का होल 4 CO2 अथवा क्षारीय लवणों के रूप में अवक्षेपित हो जाएंगे, जबकि NLN3+ आयन विलयन में ही रहेंगे। सीरियम को नाइट्रिक अम्ल विलयन में Ln3+ आयनों से पृथक करने के लिए क्या करते हैं? तृतीयक ब्यूटिल फॉस्फेट का उपयोग किया जा सकता है। इस विधि द्वारा 40% सीरियम वाले मिश्रण विलयन में 99% शुद्ध सीरियम प्राप्त किया जा सकता है। इसी प्रकार प्रोमीथियम और टर्बियम को भी +4 ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकृत किया जा सकता है। यूरोपियम को पृथक करने के लिए इसे +2 ऑक्सीकरण अवस्था में अपचयित किया जाता है। Ln2+ के मिश्रण के साथ मरकरी कैथोड का उपयोग करते हुए विद्युत अपचयन कराया जाए तो क्या होगा? Ln3+ आयनों के मिश्रण का जिंक अमलगम के साथ अपचयन कराया जाए तो Eu3+ का अपचयन Eu2+ में हो जाता है, जिससे EuSO4 के रूप में अवक्षेपण कराया जा सकता है। क्यों? क्योंकि गुणों में क्षारीय मृदा धातुओं के सल्फेटों के समान व्यवहार करता है। सोडियम
अमलगम जैसे प्रबल अपचायकों के साथ समेरियम तथा इटरबियम को भी +2 ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकृत कराया जा सकता है। वर्तमान से पहले काफ़ी आधुनिक विधियां विकसित हो चुकी हैं, लेकिन सीरियम व यूरेपियम को आज भी संयोजकता परिवर्तन विधि द्वारा ही पृथक किया जा सकता है। तो ये थी हमारी ओल्ड मेथड्स। अब हम बात करते हैं आधुनिक मेथड्स की या कहें मॉडर्न मेथड्स की। लैंथेनाइडों को पृथक करने के लिए वर्तमान में निम्न मॉडर्न मेथड्स का उपयोग किया जाता है, जिसमें सबसे पहला है आयन एक्सचेंज मेथड। आयन एक्सचेंज मेथड में क्या होता है कि लैंथेनाइड के पृथक्करण एवं शुद्धिकरण की यह सबसे महत्वपूर्ण, सबसे प्रभावी, सबसे तीव्र गति से उत्पन्न होने वाली विधि है। इस विधि में एक स्तंभ लिया जाता है। ध्यान दें, क्या लेते हैं? एक स्तंभ लेते हैं जिसमें संश्लेषित आयन विनिमय रेजेंट, जिसे सिंथेटिक आयन एक्सचेंज रेजेंट भर दिया जाता है। किसमें? स्तंभ में। और इस रेजेंट में क्या होता है? COOH या SO3H प्रकार का कोई अम्लीय समूह होता है। जब लैंथेनाइड आयनों के विलयन को इस स्तंभ में प्रवाहित किया जाता है तो क्या होगा? लैंथेनाइड आयन अम्लीय समूह के हाइड्रोजन आयन को विस्थापित करके रेजेंट के साथ जुड़ जाएंगे और स्तंभ में से, यहाँ देखें रिएक्शन के माध्यम से Ln3+ 3H ये रेजिन है, तो ये हो जाएगा Ln रेजिन के रूप में जुड़ जाएगा, 3+ बाहर निकल जाएगा। स्तंभ में से हाइड्रोजन आयनों को जल द्वारा धोकर पृथक कर लिया जाता है। अब इस स्तंभ में साइट्रिक अम्ल व अमोनियम साइट्रेट का बफर विलयन डालते हैं। इससे लैंथेनाइड का आयन रेजिन से मुक्त होकर क्या करेगा? साइट्रेट लवण बना लेते हैं। ये किस प्रकार की रिएक्शन हुई? उत्क्रमणीय अभिक्रिया है और यह अभिक्रिया भिन्न लैंथेनाइडों के लिए भिन्न गति से उत्पन्न होती है। इस रिएक्शन के माध्यम से आप देख सकते हैं, जब साइट्रेट विलयन स्तंभ में नीचे उतरता है तो उसके साथ लैंथेनाइड आयन भी साइट्रेट संकुल के रूप में थोड़ा नीचे उतर जाते हैं। इस प्रक्रिया को कई बार दोहराने से लैंथेनाइड आयन स्तंभ में नीचे आ जाते हैं। Ln3+ जैसे छोटे धनायन साइट्रेट आयनों के साथ प्रबल संकुल बनाते हैं, जबकि La3+ जैसे बड़े धनायन साइट्रेट आयनों के साथ कैसे संकुल बनाएंगे? दुर्बल संकुल बनाएंगे। प्रबल संकुल शीघ्रता से क्या हो जाएंगे? विलयन में आ जाएंगे, जबकि दुर्बल संकुल अधिक देर तक रेजिन के साथ जुड़े रहेंगे। स्वाभाविक है, स्तंभ के नीचे से पहले छोटे और भारी धनायन के संकुल साइट्रेट विलयन के साथ निकलेंगे और उसके बाद धीरे धीरे बड़े व कम भारी धनायन के संकुल निकलेंगे। अंत में सबसे बड़े धनायन लैंथेनम के साइट्रेट संकुल निकलेंगे। अतः सही परिस्थितियों में सही ढंग से प्रयोग को संपन्न कराए जाए तो सारे के सारे लैंथेनाइड साइट्रेट के रूप में पृथक होकर आ जाएंगे। सेकंड क्या है इसमें? सेकंड है विलायक निष्कर्षण विधि, जिसे सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड भी कहते हैं। इस विधि में क्या होता है? जब लैंथेनाइड आयनों के साथ सांद्र HNO3 विलयन को किसी कार्बनिक विलायक, उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं ट्राईब्यूटिल फॉस्फेट के साथ मिलाकर हिलाया जाता है तो कार्बनिक विलायकों में सब आयनों की भिन्न विलेयता के साथ कुछ आयन इसमें शीघ्रता से विलय होकर पृथक हो जाते हैं। हालांकि इसके वितरण गुणांक के मान अधिक नहीं होते। LaNO3 का होल थ्राइस, GDNO3 का होल थ्राइस के सांद्र HNO3 व ट्राईब्यूटिल फॉस्फेट विलयन में वितरण गुणांक का अनुपात कितना होता है? 1:1.06 होता है। प्रयोग को कई वितरणों के साथ दोहराना पड़ता है। इसके लिए अनवरत विपरीत धारा उपकरण, जिसे कंटिन्यूअस काउंटर करंट एपरेटस का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से विलायक निष्कर्षण विधि काफ़ी सुविधाजनक भी है, कम परिश्रम वाली भी हो जाती है और 10 से 20 हज़ार बार क्रिस्टलीकरण करवाने पर सर्टेनली यह विधि बेहतर हो जाती है। इस मेथड की सहायता से गैडोलिनियम को किलोग्रामों के परिमाण में प्राप्त किया जा सकता है। इस विधि का विकास परमाणुीय ऊर्जा के प्रारंभिक दिनों में हुआ
यूरेनियम के विखंडन उत्पादों को पृथक करके उनकी पहचान करने के लिए इस विधि का प्रयोग किया जाता है। कौन सी का? सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन मेथड का। ट्राईब्यूटिल फॉस्फेट जिसे TBP कहते हैं की तुलना में पाया गया कि डाई-2-एथिल-हेक्सीन फॉस्फोरिक अम्ल अधिक उपयुक्त कार्बनिक विलायक है। इनके अतिरिक्त जो अन्य कार्बनिक विलायक इस विधि में प्रयुक्त किए जा सकते हैं वे हैं मोनोएल्किल फॉस्फोरिक अम्ल, पायरोफॉस्फेट एस्टर, फॉस्फोनेट 1,3-डाइकीटोन, 8 क्विनोलिनॉल आदि। ये सब आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं। नेक्स्ट है आपकी नेक्स्ट लेक्चर में जिन विधियों के बारे में हम पढ़ेंगे वो मॉडर्न मेथड की विधियाँ ही होंगी और उनमें रिमेनिंग विधि है आपकी मॉडर्न मेथड की पेपर क्रोमेटोग्राफी, गैस क्रोमेटोग्राफी और साथ ही संकुल आयनों का पढ़ना, और देन पढ़ेंगे हम धातुओं का पृथक्करण। तो आज हमने मॉडर्न विधि में किस किस का अध्ययन किया है? आयन विनिमय विधि का और विलायक निष्कर्षण विधि का। थैंक यू।